गुड इवनिंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। जैसा कि हम लोग क्लास 9th बायोलॉजी का चैप्टर सेल पढ़ रहे हैं, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। कल जैसे कि आप लोगों को मैंने सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ाया था, आज उसमें कुछ टॉपिक रह गया था ट्रांसपोर्टेशन। कल तो हम लोग समझ में आ गया था हमें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, वो किस किस चीज से बना है। तो आपको समझ में आया है कि वो लिपिड और प्रोटीन से बने। कौन कौन से लिपिड थे, उसमें फॉस्फोलिपिड था। अब अगर आपको प्रोटीन में देखा जाए तो दो टाइप के प्रोटीन मैंने आपको बताया था। आपने उन दोनों प्रोटीन के बारे में आपने नोट्स बनाया होगा, आपने लर्न किया होगा और आई होप आपको वो समझ में आया होगा। कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। आज का टॉपिक रहेगा ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, जैसे ये एक सेल है उसके आउटर मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम होता है अपने अंदर और अपने अंदर से किसी चीज को बाहर ट्रांसमिट, मतलब मटेरियल का एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं। एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प करते हैं। तो आज हम लोग यही समझेंगे कि आखिर जो ये ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है कोई भी चीजें अगर एक जगह से दूसरे जगह में जा रहा है, जैसे कि अगर मान के चलिए आप यहाँ हो और यहाँ से अगर आपको दूसरे जगह कहीं भी जाना है तो आप किसी न किसी ट्रांसपोर्ट कोई ना कोई व्हीकल का यूज करते हो। तो वैसे ही ये ट्रांसपोर्ट अगर बॉडी के अंदर किसी चीज को जाना है तो कैसे जाएगा। तो ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू अनदर पार्ट। इसका मतलब है कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, जो भी मटेरियल या जो भी सब्सटेंस को अगर बॉडी के एक सेल से दूसरे सेल में जाना है या एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाना है, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन ही होता है ट्रांसपोर्टेशन। तो अभी हम समझेंगे कि हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आखिर ट्रांसपोर्टेशन किस किस तरीके से होता है। क्या एक ही तरीका है कि सेल के बाहर कोई चीजें है डायरेक्ट अंदर जाना है, सेल के अंदर कोई चीजें है डायरेक्ट बाहर आ रहा है, या उसके अलावा भी कोई तरीके। तो जनरल अगर हम लोग कैटेगराइज करें, देयर आर टू टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के भी दो टाइप होते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ट्रांसपोर्ट समझ गए। ट्रांसपोर्टेशन क्या हो रहा है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल या वन पार्ट ऑफ द सेल टू अनदर पार्ट ऑफ द सेल, मतलब एक सेल के पार्ट से दूसरे सेल तक या अलग अलग पार्ट तक ये जा रहा है। तो दो टाइप के कौन कौन से ट्रांसपोर्ट होते हैं। पहला ट्रांसपोर्ट है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये कि बहुत इजी है नेम भी और ये फंक्शन भी। पहला ट्रांसपोर्ट है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो फर्स्ट लिखिएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दूसरा है पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो तरीके के ट्रांसपोर्ट होते हैं, पहला एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, पहले ना मैं समझा रही हूं, उसके बाद मैं इसको लिख दूंगी। मान के चलिए ये है सेल, सेल के बाहर है ऑक्सीजन या फिर कोई भी मॉलिक्यूल्स, सेल के अंदर भी कुछ मॉलिक्यूल्स है। सेल के बाहर कम मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, सेल के अंदर ज्यादा बना लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है ना, कोई भी मॉलिक्यूल्स, कोई भी सब्सटेंस अगर अपने लोअर रीजन से हायर रीजन में, यहाँ कम मॉलिक्यूल्स है, अगर कम से ज्यादा की ओर जाएगा, कोई भी मॉलिक्यूल्स, कोई भी सब्सटेंस अगर यहाँ 2 है, सेल के अंदर 4 होगा, ठीक है। बाहर 2 मॉलिक्यूल्स है, सेल के अंदर 4 है। अगर इस 2 में से उसको कम वाले को ज्यादा के साइड जाना है तो आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगा। एग्जांपल के लिए हम समझते हैं, मान के चलिए आपके पास एक कोई भी एक डायरी मिल्क है, ठीक है, सिल्क है, ठीक है। अब मान के चलिए आपके पास एक पूरा रहेगा, एक पूरा पैकेट होगा, आपसे उसमें से कोई मांगेगा कि थोड़ा सा मुझे दे दो, तो आप उसको आराम से तोड़ के दे दोगे क्योंकि आपके पास क्वांटिटी ज्यादा है, आप उसे कम दे रहे हो। तो वहां पे क्या हो रहा है कि आपका जो था कंसंट्रेशन हायर है, तो वो हायर से लोअर के साइड जा रहा है। मेरे पास एक मार्कर है, कोई मेरे से एक का एक मांग ले तो वो फिर भी दे सकते हैं, लेकिन आपके पास एक ही मार्कर है लेकिन वो मेरे से 2 मांगे, तो क्या होगा, मेरा कंसंट्रेशन एक है, एक और मुझे अरेंज करना होगा, तब ये लोअर कंसंट्रेशन था, अब मुझे हायर के साइड जाना हो। तो यहाँ पे भी क्या है, बाहर 2 ही मॉलिक्यूल्स ऑफ सेल है, मतलब यहाँ बाहर 2 ही है ऑक्सीजन मान के चलते हैं, अंदर 4 ऑक्सीजन है। तो अगर सेल को बाहर से अंदर की ओर जाना पड़ा, तो कम से ज्यादा की तरफ अगर सेल जा रहा है तो उसको एनर्जी लगाना होगा, क्योंकि कम से ज्यादा जाने के लिए एनर्जी बहुत लगाना होता है। अब वही अगर एक सेल है, अंदर 4 मॉलिक्यूल्स था, बाहर 2 मॉलिक्यूल्स है, तो अंदर 4 है तो अंदर से बाहर इजीली आ जाएगा, कोई भी चीज अंदर से बाहर इजीली आ सकता है। जैसे मैंने आपको बताया, मेरे पास एक चॉकलेट होगा तो आराम से मैं उसको आधा तोड़ के दे सकती हूँ। अब मेरे पास एक चॉकलेट होगा, कोई बोलेगा मुझे 2 दे दो, तो यहाँ पे क्या है, मुझे ज्यादा एनर्जी लगाना होगा, मुझे 2 चॉकलेट लेना होगा। या फिर पैसे से ही सोच रहे थे, आपके पास 10 रुपए है, कोई आपसे 10 रुपए में से 2 रुपए मांग ले तो आप आराम से दे सकते हो। लेकिन अगर आपके पास 10 रुपीज में से कोई आपको बोले कि आप 20 रुपीज दे दो, तो क्या पॉसिबल होगा, नहीं, आपको 10 के बदले 20 देने में प्रॉब्लम होगा, आपको ज्यादा एनर्जी लगाना होगा। तो सेम चीजें यहाँ है कि अगर
ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लोअर से हायर जाता है। कोई भी मॉलिक्यूल अपने लोअर कंसंट्रेशन से हायर में जाएगा तो उनको एनर्जी लगाना होगा। और पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई भी मॉलिक्यूल्स, कोई भी सब्सटेंस अपने हायर रीजन से लोअर में आता है तो उनको उतना एनर्जी नहीं लगाना पड़ता है, वो वैसे ही हो जाता है। तो अब चलिए मैं डिफिनीशन लिखती हूँ। द substance is move from their lower concentration to higher concentration। एक सब्सटेंस जो जिनके लोअर कंसंट्रेशन से, आप सिंपल में लो टू हाई भी लिख सकते हैं। तो ये मैंने डिफिनीशन लिखा दिया, अगर आपको डिफाइन पूछा तो ऐसे लिख सकते हो। अगर शॉर्ट में लिखोगे तो ऐसे लिख सकते हो, द सब्सटेंस मूव फ्रॉम देयर लोअर टू हायर, मैंने डिफाइन करके लिखा है, लो टू हाई एरो डाल के लिखते हैं तो वैसे भी हो जाता। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या एनर्जी का यूज होगा, यहाँ एनर्जी लगता है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो क्या एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी का यूज हो रहा है? ऑफ कोर्स हो रहा है। आपके पास 1 रुपये होगा तो आप किसी को 2 रुपये नहीं दे सकते हो। आपके पास 10 होगा तो आप किसी को 20 नहीं दे सकते हो। आपके पास 1 चॉकलेट होगा तो आप 2 नहीं दे सकते हो। व्हाई? बिकॉज आपके पास उतना ही है तो एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना होगा, तो आप उसमें प्रेशर लगाओगे तो एनर्जी लगाना होगा। तो वैसे ही जब सेल अपने लोअर रीजन से हायर रीजन में जाएगा तो उनको एनर्जी लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एनर्जी इज यूज्ड। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, एनर्जी का हम यूज करते हैं, तो यहाँ पे होगा एनर्जी इज यूज्ड। तो पहले समझ में आए एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। द सब्सटेंस मूव फ्रॉम देयर लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। एक सब्सटेंस सेल के लोअर कंसंट्रेशन से हायर की तरफ जा रहा है। अगर नीचे से उठ के कोई चीज ऊपर जाएगा तो क्या होगा, उनको जाने में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर वो ऑलरेडी हायर पे होगा तो हायर से लोअर आने में बहुत इजी है। तो ये चीजें बता रहा है, अगर हम लो से हाई जाएंगे तो हमें एनर्जी की नीड है, एनर्जी इज यूज्ड। आई होप एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। चलिए पैसिव पे आते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट का डिफिनीशन लिखेंगे। द सब्सटेंसेस moves from their higher concentration को मैंने शॉर्ट में लिखा है, टू लोअर कंसंट्रेशन। अब कोई बच्चे ये ना बोले कि कंसंट्रेशन का स्पेलिंग रॉन्ग है, क्योंकि मैंने बोला इसे मैंने शॉर्ट में लिखा है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कंसंट्रेशन को फुल फॉर्म में लिखा। मैं ज्यादातर चीजों को शॉर्ट फॉर्म में यूज करती हूँ और मैं किसी भी चीज को 3 से 4 बार रिवाइज करती हूँ। तो ऑफकोर्स आप पूरा क्लास को देखें तभी आप बोले या फिर कॉमेंट करें। ओके, चलिए नेक्स्ट। द सब्सटेंसेस मूव फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। मतलब एक ऐसा रीजन जहां पे सब्सटेंस अपने हायर कंसंट्रेशन से अपने लोअर कंसंट्रेशन, यहाँ पे मेरे पास 4 मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो 4 से 2 के तरफ आना इजी है। आराम से यहाँ से 2 उठ के क्यों 1 आ जाएगा तो दोनों बैलेंस हो जाएगा। अगर यहाँ से 1 मॉलिक्यूल उठ के यहाँ आ जाए तो क्या होगा, यहाँ भी 3 रह जाएगा, यहाँ भी 3, तो बैलेंस हो गया। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या हो रहा है, कोई भी सब्सटेंस अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में आ रहा है, जो कि आना इजी है। अगर आपके पास 1 चॉकलेट होगा और कोई बच्चा आपसे आधा मांग ले या 1 टुकड़ा मांग ले, आप इजीली दे सकते हो क्योंकि आपके पास 1 है तो दे पाएंगे। मेरे पास यहाँ 1 मार्कर है, अगर मेरे से कोई 1 मार्कर मांगे तो मैं दे सकती हूँ। आप सोचो फिर आप कैसे पढ़ाओगे, मैं ओरली मैं आपको समझा सकती हूँ, नोट्स मैं कल करवा दूंगी, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर पर मेरे पास 1 ही मार्कर है, कोई मेरे से 2 मांगे तो मुझे ज्यादा एनर्जी लगाना होगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, क्या यहाँ कोई एनर्जी का नीड है? पैसिव ट्रांसफर इजीली हो रहा है, आपके पास अवेलेबल है, कोई एनर्जी का जरूरत नहीं है। तो यहां लिखेंगे एनर्जी इज नॉट यूज्ड, एनर्जी इज नॉट यूज्ड। अभी मैंने क्या बताया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या हो रहा है, जो सब्सटेंस है अपने लोअर से हायर कंसंट्रेशन में जा रहा है, इसी वजह से एनर्जी का यूज होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में जो सब्सटेंस है अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर में जा रहा है, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, हायर से लोअर, तो एनर्जी का यूज नहीं हो रहा है। तो अभी तक बस मैंने यही बताया कि 2 टाइप के ट्रांसपोर्ट है, वन इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, अनदर वन इज अ पैसिव ट्रांसपोर्ट। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए आप लोग पहले इसको नोट कीजिए, फिर रब करते हैं और नेक्स्ट देखेंगे। अभी पैसिव ट्रांसपोर्ट का ना टाइप भी है जो मैं यहीं लिख देती हूँ। पैसिव ट्रांसपोर्ट में ना कोई एनर्जी यूज नहीं होता, इसके हम लोगों को 2 टाइप पढ़ना है। पहला पढ़ेंगे डिफ्यूजन, क्या होता है मैं अभी समझाऊंगी, एंड दूसरा पढ़ना है हमें ऑस्मोसिस। दोनों में ज्यादा कुछ का डिफरेंस नहीं होता है, आपको तो सेम ही लगेगा बट इसमें है डिफरेंस। तो फर्स्ट
पेसिव ट्रांसपोर्ट है डिफ्यूजन, दूसरा है ऑस्मोसिस। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का कोई टाइप नहीं पढ़ना, ऐसा नहीं कि नहीं होता, होता है बट आपके सिलेबस के अंदर ये नहीं है, क्लास 11th में आपको पढ़ना होगा, तो अभी इसको स्किप करते हैं। पेसिव ट्रांसपोर्ट के दो टाइप फर्दर मैंने बनाया, एक है डिफ्यूजन, क्योंकि जो हायर से लोअर में जा रहा है वो डिफ्यूजन में भी होता है, एंड आपके ऑस्मोसिस में भी हायर से लोअर जाता है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, आप जल्दी से इसे लिखो, फिर मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे बताती हूँ कि डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस होता क्या है, उनमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, चलिए मैं ऊपर से रब करती हूँ, तब तक आप नीचे का लिख लो फटाफट, मैं इसे हटा रही हूँ। जब कोई भी सब्सटेंस अपने लो से हाई जाता है, लो से हाई तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, अगर हाई से लो जा रहा है तो पेसिव ट्रांसपोर्ट होगा। और पेसिव ट्रांसपोर्ट के हमें दो टाइप पढ़ने हैं, वन इज अ डिफ्यूजन और दूसरा ऑस्मोसिस। अभी हम लोगों को डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस दोनों चीज पढ़ना है, और फिर ऑस्मोसिस के कुछ टाइप्स भी पढ़ने हैं। तो देखिए सबसे पहला क्या था, डिफ्यूजन है। डिफ्यूजन किस टाइप के है, ये एक तरीके का पेसिव ट्रांसपोर्ट है, तो ये पॉइंट में नहीं लिख रही, आपको पता है डिफ्यूजन इज अ पेसिव ट्रांसपोर्ट एंड ऑस्मोसिस इज आल्सो अ पेसिव ट्रांसपोर्ट। इन दोनों में कोई डिफ्यूजन कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले डिफ्यूजन को समझते हैं क्या होता है। इट इज अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ substances from their higher concentration to lower concentration। देखिए डिफ्यूजन क्या होता है, इट इज ए स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ये स्पॉन्टेनियस मतलब बहुत फास्ट, बहुत क्विकली होने वाला और स्पॉन्टेनियस खुद से होने वाला प्रोसेस है। तो इसमें क्या होता है ना कि जो मॉलिक्यूल्स है सेल के अंदर वो अपने हायर रीजन से लोअर रीजन में जाता है। यहाँ पे कोई भी एनर्जी का नीड नहीं है, कोई एनर्जी का यूज नहीं होता है। एक चीज है जो कि आपको सेपरेट करेगा इसको ऑस्मोसिस से, कि ये जो है ना तीनों मीडियम में होते हैं। हमारे पास स्टेट ऑफ मैटर आपने पढ़ा है, ये सॉलिड मीडियम में भी होता है, ये लिक्विड मीडियम में भी होता है एंड गैसेस के मीडियम में भी होते हैं। तो हमारा जो डिफ्यूजन है वो सॉलिड मीडियम में भी होता है, लिक्विड मीडियम में भी होते हैं एंड गैसेस मीडियम में भी होता है। लेकिन ऑस्मोसिस जो कि अभी मैं नीचे लिखूंगी, दोनों को साथ में लिखती हूँ फिर दोनों में डिफरेंस बताती हूँ। ऑस्मोसिस को लिखिएगा क्या है, इट इज अ प्रोसेस बाय विच substances move from their substances से अच्छा मैं लिखती हूँ यहाँ वाटर, क्योंकि ये सिर्फ एक ही मीडियम में होता है, लिक्विड, which water moves from their higher concentration to lower concentration थ्रू या विथ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब यहां से आएगा आपके माइंड में डाउट, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है, और अभी देखिए मैं इसको समझा रही हूं। मेम्ब्रेन देखिए यहां क्या चीज बताया गया, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में डिफरेंस। इट इज ए स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। डिफ्यूजन क्या एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है, एक ऐसा मूवमेंट जहां पे सब्सटेंस अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जा रहा है। ऑस्मोसिस में भी वही हो रहा है कि सब्सटेंस अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जा रहा है। तो फिर डिफरेंस क्या है, आप ऐसे पूछोगे कि इसमें डिफरेंस क्या है। इसके लिए ना डिफ्यूजन अगर होता है तो ये सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों मीडियम में होते हैं, बट आपके जो ऑस्मोसिस है ना वो सिर्फ आपके लिक्विड मीडियम में होते हैं। वाटर क्या है, एक तरीके का लिक्विड मीडियम है, तो पानी आपके लिक्विड मीडियम है, तो आपका ऑस्मोसिस सिर्फ लिक्विड मीडियम में होते हैं, ना कि सॉलिड और गैस में ये नहीं होते हैं। लेकिन आपका डिफ्यूजन सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों मीडियम में होते हैं। और देखिए जब यहाँ पे सब्सटेंस होगा सेल के अंदर ही, दो मैंने अलग अलग सब्सटेंस बना लिया, ठीक है, ये है सेल, ये सेल का आउटर इन्वायरमेंट, ठीक है। अब ध्यान से यहाँ देखना डिफ्यूजन और
ऑस्मोसिस में क्या होता है। ये क्या है, सेल के बाहर का मेम्ब्रेन का क्या नाम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा मेम्ब्रेन है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दोनों सेम चीजें होते हैं। तो अगर सेल के अंदर जो कंसंट्रेशन है यहाँ हाई से लो जा रहा है, यहाँ 4 मॉलिक्यूल यहाँ 3 है, तो कहां से कहां जाएगा कंसंट्रेशन, ऊपर से नीचे की ओर। मेरा एरो जो है वो ऊपर से नीचे की ओर बना है, क्योंकि जो कंसंट्रेशन ऊपर हाई है नीचे लो है। तो सेल के अंदर अगर कंसंट्रेशन ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है, मतलब हायर टू लोअर जा रहा है। कैसा जा रहा है, हायर टू लोअर। तो यहाँ क्या है, डिफ्यूजन, क्योंकि ये आपके तीनों मीडियम में हो सकते हैं और ये सेल के अंदर एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है, अचानक से होने वाला प्रोसेस। लेकिन अगर सेल के बाहर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं, अगर ये मॉलिक्यूल सेल के अंदर जा रहा है, तो इस मॉलिक्यूल को सेल के अंदर जाने के लिए एक मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा। ये जो मेम्ब्रेन है ना, ये सेल के, समझ लीजिए अभी के लिए ना, सेल का प्रोटेक्शन करता है। सेल, अगर सेल के अंदर कुछ जाना है तो उनसे ऑर्डर लेना ही होगा, मतलब वो बॉस समझ लेते हैं अभी के लिए। क्योंकि अगर आपको सेल के अंदर इसको जाना है, अगर इस मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर जाना है, तो इसके परमिशन के बिना वो अंदर नहीं जा सकता है। तो ये जो मेम्ब्रेन है वो क्या है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो अगर मॉलिक्यूल्स अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जा रहा है, तो वो ऑस्मोसिस है। अगर सेल के अंदर बिना क्रॉस किए वो अपने हायर से लोअर रीजन में आ रहा है, तो डिफ्यूजन है। मैंने क्या बोला, अगर सेल के ही अंदर जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में सब्सटेंस आता है, तो वो डिफ्यूजन है। जब सेल के बाहर से अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सब्सटेंस आ रहा है, तो क्या होता है आपके, ऑस्मोसिस। क्या बोला मैंने, ऑस्मोसिस के लिए अगर किसी सब्सटेंस को अपने हायर से लोअर कंसंट्रेशन में आना है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना होगा। लेकिन डिफ्यूजन में ऐसा क्राइटेरिया नहीं है। आई होप मैंने 3-4 बार रिवाइज किया है ये क्या होता है डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। बहुत सारे बच्चे को इसमें डाउट होता है कि इनका डिफिनीशन तो सेम है, बट हाउ टू डिफरेंस, मतलब डिफरेंस क्या है और कैसे है। तो इसमें मैंने आपको बताया कि इसका क्या डिफरेंस है। तो क्या बोला मैंने कि अगर सब्सटेंस अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर में जा रहा है, वो तीनों मीडियम में होंगे तो डिफ्यूजन होगा, सिर्फ वाटर मीडियम में होंगे तो ऑस्मोसिस होगा। अगर वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा तो ऑस्मोसिस है, अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेगा तो डिफ्यूजन है। आई होप क्लियर होगा। क्लियर है, थम्स अप कीजिएगा अगर क्लियर होगा तो। नेक्स्ट, अब हम लोगों को ऑस्मोसिस के भी टाइप देखना है, फिर मीडियम भी देखना है सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग। मैंने आज सॉल्यूशन के लिए कुछ कुछ चीजें भी लाया है। देखिए, पहले ना यहाँ ऑस्मोसिस का टाइप लिख देती हूँ, टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के ना 2 टाइप होते हैं। पहला टाइप है इंडो ऑस्मोसिस, इंडो ऑस्मोसिस, और दूसरा टाइप है एक्सो ऑस्मोसिस। अब देखिएगा इन दोनों में कितने इजी है। इंडो का मतलब कल भी बताया था अंदर, एक्सो का मतलब एक्स, एक्स का मतलब क्या होता है, बाहर, मतलब वो आउटसाइडर, लाइक पीछे रह गया। तो एक्सो का मतलब हो गया बाहर वाला, इंडो का मतलब अंदर। तो जब वाटर का मूवमेंट सेल के अंदर होगा तो इंडो ऑस्मोसिस, अगर सेल के बाहर होता है तो एक्सो ऑस्मोसिस। इसमें तो इंक डालना मार्कर में। तो इंडो और एक्सो का भी मैंने बताया, मूवमेंट ऑफ वाटर इनसाइड द सेल। तो इंडो में क्या लिखेंगे, मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ वाटर इनसाइड द सेल। मतलब अगर पानी का जो मूवमेंट है वो सेल के अंदर हो रहा है तो इंडो ऑस्मोसिस है। अगर वाटर का मूवमेंट सेल के बाहर, एक्सो का मतलब आउटसाइड, बाहर हो रहा है, तो यहां आपको क्या लिखना है, मूवमेंट। एक सेकेंड वेट कर लीजिएगा, मार्कर में इंक डलवा रहा है। मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आउटसाइड द सेल। आई थिंक ये रेड वाला सही से नहीं दिख रहा होगा, पर आप एडजस्ट कीजिए, मैं भी जस्ट ब्लैक को ठीक कर रही हूँ, इंक डलवा रही हूँ। देखिए, तब तक मैं समझाती हूँ, तब तक इंक डाला जा रहा है, तब तक के लिए एक बार रिवाइज करती हूँ ऊपर से। आज मैंने क्या बताया कि पैसिव ट्रांसपोर्ट के 2 टाइप थे, पहला था डिफ्यूजन, दूसरा है ऑस्मोसिस।
डिफ्यूजन क्या है? इट इज ए स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। ये एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है सब्सटेंसेस का जो इसके हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में। अभी मैं इसका ना बहुत ऐसा एग्जांपल मैं बताती हूँ। अगर आप एक ग्लास वाटर लोगे, ठीक है, उसमें ना बिना पानी को शेक किए, बिना मूव किए अगर हाथ पे रखोगे, उसमें एक बूंद इंक डालोगे और उसके बाद देखोगे ना वो इंक आपने ऊपर डाला, लेकिन धीरे धीरे वो जो इंक है ना उस पानी के अंदर जाके और पूरे तरीके से उस मॉलिक्यूल्स, वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है, वाटर का फॉर्मूला H2O होता है, तो उसके अंदर वो मिक्स हो जाता है और पानी को वो अपने कलर में बना लेता है। मतलब उसका क्या मतलब था? सेल के अंदर जब वो मॉलिक्यूल्स गए अपने हायर कंसंट्रेशन में, तो उस लोअर रीजन में वो खुद चला गया, क्योंकि वहां कोई भी एनर्जी का नीड, उसको कोई भी एनर्जी लगाने का जरूरत नहीं पड़ा। तो यही चीज है, इट इज अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। वो अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में चला जाता है। और जो आपका डिफ्यूजन है वो तीनों मीडियम में होते हैं, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैसेस में भी। ऑस्मोसिस क्या है? इट इज अ प्रोसेस बाय विच वाटर, ये एक ऐसे प्रोसेस या ऐसा मूवमेंट है पानी का, मूव्स फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। यहाँ भी जो पानी है वो अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर में मूव करता है, बट एग्जाम्पल और एक्सेप्शन नहीं मानते इसको, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना होगा। आपको मैं बार बार बोल रही हूँ, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज द सेम थिंग, दोनों सेम है, नाम बस अलग है। सेमी का मतलब भी हाफ होता है, सेलेक्टिव का मतलब सेलेक्टेड चीज है, दोनों सेम चीज है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, नेक्स्ट मीडियम मैंने बता दिया कि सिर्फ ये लिक्विड मीडियम में होता है। अब मैंने टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस बताया, तो यहाँ दो तरीके के ऑस्मोसिस, दो टाइप के हैं, टू टाइप। पहला है इंडो ऑस्मोसिस, सेकेंड वन इज एक्सो ऑस्मोसिस। इंडो का मतलब इनसाइड, एक्सो का मतलब आउटसाइड। तो यहाँ क्या है? मूवमेंट ऑफ वाटर इनसाइड द सेल, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनसाइड द सेल। पानी का जो मॉलिक्यूल है वो सेल के अंदर मूव कर रहा है, ये सेल है और पानी का मॉलिक्यूल कहाँ जा रहा है? तो सेल के अंदर जा रहा है। अगर वाटर का मूवमेंट सेल के अंदर जा रहा है तो इंडो ऑस्मोसिस, और यही अगर पानी का जो मॉलिक्यूल से ये सेल से बाहर चला है, ये सेल है और सेल से सारा वाटर बाहर निकल जाए, तो क्या होगा? एक्सो ऑस्मोसिस। तो अभी मैं 3 सॉल्यूशन से आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे ये मॉलिक्यूल्स मूव करता है और सेल क्या होते हैं। आप ना खुद से समझ लोगे। अगर मैंने मान के चलते एक सेल है, ठीक है, उस सेल को आपने पानी में डाला, सेल को छोड़ता है। सिंपल एग्जांपल लेते हैं ना, आपके बुक में दिया रेजिन्स। रेजिन्स जानते हैं ना, किसमिस खाते हैं आप, खाते ही होंगे, नहीं पसंद होगा फिर भी। देखिए अब क्या करना है ना कि अगर आप किसमिस को वाटर के अंदर डालते हो, ठीक है, कुछ देर के लिए छोड़ते हो ना सुबह में, तो देखते हो ना कि उसका जो साइज है ना वो उससे बड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पानी आ जाता है। तब वो चीजें इसको कैसे बता रहा है, आई मीन आपके मन में होगा कि किसमिस से आप इसको कैसे कंपैरिजन किए। मैं अभी आपको बता रही हूँ, अभी 3 सॉल्यूशन बनाएंगे। तो यहाँ जो पानी है ना, ये वाटर इनसाइड द सेल, तो रेजिन जो था वो आपका सेल हो गया। अब क्या हुआ? वाटर का मॉलिक्यूल ज्यादा था और वो इंडो ऑस्मोसिस किया, तो पानी जो है ना वो सेल के अंदर गया, मतलब किसमिस के अंदर चला गया। तो आप सुबह को देखोगे या 2-4 घंटों के बाद देखोगे तो जो किसमिस का साइज इतना छोटा था वो इतना बड़ा हो जाता है और उसके अंदर बहुत सारे वाटर होते हैं। तो सेल क्या होता है? पहले इतना छोटा था, अब फूल के इतना बड़ा, तो सेल हो जाता है कैसे? स्वेल। सेल हो गया मतलब उसके अंदर पानी भर गया, तो सेल हो गया। जैसे बलून छोटा सा होता है, जब उसके अंदर हम पानी डालेंगे या हवा डालेंगे तो वो फूल जाएगा। तो जैसे आपने सेल के अंदर वाटर डाला तो सेल हो गया सेल। अब अगर सेल के अंदर से पानी को निकालोगे तो सेल कैसा हो जाएगा? बेचारा फुला फुला था, अब वो पिचक गया, तो कैसे हो गया? श्रिंक हो गया। तो अभी मैं 3 सॉल्यूशन को बताऊंगी, बहुत अच्छा है। उसके लिए मैंने सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे ना पानी और चीनी भी लाके रखा है। अब देखिए, चलिए फटाफट आप लोगों ने तो लिख ही लिया होगा, मैंने बहुत टाइम दे दिया इसमें। एक सेकेंड, मार्कर आज मुझे दिमाग खराब कर दिया। Oh, sorry. Osmosis on the basis of solution.
अभी मैं ऑस्मोसिस के और भी टाइप देखूंगी जो कि सॉल्यूशन के बेसिस पे। देखिए टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूशन। तो अभी सॉल्यूशन के बेसिस पे ऑस्मोसिस को समझेंगे कि सॉल्यूशन क्या। पहले सॉल्यूशन आप लोग बताइए क्या होता है, लिखूंगे तो मैं बाद में, पहले आपको बताना है। जब एक ग्लास वाटर के अंदर आप सॉल्ट या शुगर ऐड करते हो तो वो बन जाता है क्या, शरबत, नमक, पानी, चीनी। बोलते हो तो मैम शरबत पी लिया। तो अभी मैं आपको शरबत बना के दिखाऊंगी, रुकिए ना एक सेकेंड। देखिए मैंने सब कुछ ला के रखा है। ये क्या है मेरे पास, 1 ग्लास ऑफ वाटर, मतलब 1 ग्लास पानी है। तो एक सॉल्यूशन के अंदर होता है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। पहले ये लिखते हैं कि पहले मुझे चाहिए एक सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या होता है, केमिस्ट्री में पढ़ के आए ना सॉल्यूशन, जिसमें होते हैं सॉल्यूट प्लस का सॉल्वेंट। देखिए तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को समझते हैं। ये मैंने लिया 1 ग्लास और उसके अंदर मैंने डाला पानी। 1 ग्लास पानी से थोड़ा मैंने कम ही डाला क्योंकि गिर जाता। देखो तो जब मैंने इस पानी को डाला है तो वाटर जो होता है ना वो होते हैं सॉल्वेंट, पानी क्या है, सॉल्वेंट है। तो अब सॉल्यूट क्या है, ये मैंने चीनी ला रखा है। देखो आपको मेरे हाथ में दिख रहा है ना चीनी, ये मैंने कुछ चीनी के मॉलिक्यूल्स इसमें डाला, चीनी मैंने ऐड कर दिया। तो जो इस पानी के अंदर मैंने चीनी डाला है ना वो था सॉल्यूट। तो जो सॉलिड पार्ट था इस पानी के अंदर वो चीनी थोड़ी देर बाद इसमें जाके घुल जाएगा। वो तो आपको पता ही है कि सॉल्यूशन मतलब शरबत हम लोग पीते ही है। तो जो सॉल्यूट मैंने डाला वो क्या था, चीनी था। उसके बदले मैं नमक भी डाल सकती थी। जो सॉल्वेंट है वो क्या है, वाटर। अब इस पानी के अंदर मैंने क्या डाला, चीनी। अभी तो मैंने रेजिन तो नहीं लाया, वो कोई है भी नहीं, मंगा भी नहीं सकते, छोड़िए। तब तक के लिए वैसे ही समझते हैं जंक्शन से। पहले ये पानी था, पानी क्या है, सॉल्वेंट है। इसके अंदर मैंने क्या डाला, शुगर डाला, चीनी, और चीनी क्या, सॉल्यूट है। तो अब देखेंगे कि हमारे सेल के अंदर इस चीनी और इस पानी का क्या काम है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे सेल के अंदर इस पानी और चीनी का, जो बोले तो सॉल्यूशन का। तो अब समझना है कि इस सॉल्यूशन में ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके क्या करते हैं। तो पहले हमारे पास 3 टाइप के था। पहला होगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हमारे पास कितने टाइप के होंगे, 3 टाइप के। सब कुछ आप बोलोगे कि सब कुछ मैंने शॉर्ट में लिखना है, नहीं ऐसा नहीं करूंगी मैं। देखो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एक साइड लिख लेते हैं, लाइन वाइज ही बना लेते हैं, क्या ही दिक्कत है। दूसरा लिखते हैं हाइपोटोनिक, ठीक है। अब मैं तो एक में मैंने फुल लिख दिया तो दूसरा में शॉर्ट लिखूंगी, आप तो जानते ही हो। तीसरा होगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। देखो पहला है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, तीसरा है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो अपने पास 3 ऑस्मोसिस के सॉल्यूशन मैंने लिया, हाइपर, हाइपो, आइसो। अब समझते क्या, हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपरटेंशन बहुत ज्यादा टेंशन, हाइपो कम, हाइपर मींस ज्यादा और हाइपो मींस कम। तो क्या ज्यादा, पहले सॉल्यूट समझे थे ना, चीनी, शुगर, सॉल्यूट होगा इसमें मोर, ज्यादा, और जो लिक्विड है सॉल्वेंट वो होगा लेस। मैं बहुत इजी टर्म में लिखाऊंगी, छोटा छोटा पॉइंट। सॉल्यूट जो है वो ज्यादा है एंड सॉल्वेंट जो है वो कम है। यहां पे हाइपो कम है ना, तो जो आपके सॉल्यूट है वो होगा लेस, और जो आपके सॉल्वेंट जो पानी है वो होगा मोर, मतलब ज्यादा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइपरटोनिक में ज्यादा होना चाहिए। तो क्या ज्यादा होगा, सॉल्यूट ज्यादा होगा, मतलब चीनी ज्यादा होगा और पानी कम होगा। तो जैसे ही एक रेजिन को मैं इसमें डालूंगी और पानी होगा कम, चीनी होगा ज्यादा, तो सेल के अंदर जो पानी होगा, मान के चलते ये एक सेल है, ये मान के चलते सेल है, और ये है लिक्विड वाला सॉल्यूशन। छोटा सा जो मैंने बनाया वो सेल है, ये एक मीडियम है जैसा पूरा पानी 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 भरा हुआ, ठीक है। सेल के अंदर यहाँ क्या बोल रहा है, सॉल्यूट ज्यादा है, मतलब इसके अंदर पानी ज्यादा है और यहाँ पे आपका सॉल्यूट ज्यादा है सॉल्यूशन में। इस सॉल्यूशन के अंदर क्या ज्यादा है, सॉल्यूट ज्यादा है। तो जो चीनी है वो ज्यादा है और पानी कम है। तो पानी कम होने की वजह से जो सेल के अंदर वाटर होगा, सेल वो वाटर निकाल के दे देगा इसको, सेल के अंदर से ही वाटर लेने लगेगा, क्योंकि मीडियम में पानी कम होगा तो पानी कहां से लेगा, वो सेल के अंदर से ले लेगा। तो सेल अपने अंदर से पानी निकाल देगा। मान के चलिए बलून इतना बड़ा है, पानी भरा था, अभी बलून में से सारा पानी निकाल दिया गया, तो बलून क्या हो जाएगा, छोटा बन जाएगा। तो उस क्या कहते हैं, फूला हुआ था और पिचक गया, तो क्या हुआ, श्रिंक हो जाएगा। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जो सेल होते हैं ना, सेल, देखिए ब्लू वाला मार्कर ले लेते हैं,
रेड से लिख लेते हैं। देखिए सेल जो है यहाँ श्रिंक करेगा, सेल विल श्रिंक। तो श्रिंक क्यों, क्या हुआ यहाँ पे, वाटर मूव्स, दिख ही नहीं रहा है, अभी बोलोगे क्या ही हो रहा है, वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल, पानी जो था वो बाहर निकल आया, वाटर मूव्स, अब दिख रहा है ना, चलो अब दिख रहा होगा। तो मैंने क्या बोला, फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया, हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सॉल्यूट मोर मतलब ज्यादा होगा, सॉल्वेंट कम होंगे, तो सेल जो है वहां पे श्रिंक करेगा, क्योंकि पानी कम होने की वजह से सेल के अंदर से पानी लेगा और सेल जो हो जाएगा वो पिचक जाएगा, पिचक मतलब श्रिंक हो जाएगा। तो वाटर मूव आउट ऑफ द सेल, पानी जो है वो सेल के बाहर चला जाएगा, बाहर जाने की वजह से सेल हो जाएगा आपका श्रिंक, फूलेगा। सेल कब होगा, जब पानी सेल के अंदर आएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉल्यूट है कम मतलब चीनी है कम और पानी है ज्यादा, पानी आपके सॉल्यूशन में ना भर भर के। अब उसके अंदर मैंने रेजिन या एक सेल को डाला, रेजिन मैंने एग्जांपल के लिए सेल को डालती हूँ, क्योंकि आपको पता होगा जब हम लोग ना किशमिश को रात भर पानी में डालते हैं और डाल के ही छोड़ दोगे ना, तो सुबह को ना किशमिश देखोगे फूल के इतना बड़ा हो जाता है। ये नहीं पता है अगर आपको तो करके देखेगा, वैसे तो सबको ये पता होगा ही पक्का। देखिए तो यहाँ पे क्या होता है ना, जो सेल है सेल विल स्वेल, तो रात भर में जब देखोगे आप किशमिश को तो वो फूल जाता है, तो सेल यहाँ पे स्वेल हो गया। क्यों फूला, क्योंकि जितना भी बाहर सराउंडिंग में वाटर था वो सब सेल के अंदर चला गया, और जिसकी वजह से जो सेल था श्रिंक पहले, अब वो हो गया स्वेल। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वाटर मूव्स इनसाइड द सेल, पानी जो है ना सेल के अंदर आ गया, मतलब बाहर से जितने भी पानी था वो सेल के अंदर आ गया, और इसमें जो भी पानी था वो सेल के बाहर चला गया। अब आइसोटोनिक में आप सोचोगे क्या होता है, तो यहाँ पे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट आर सेम, मतलब ये सेम होते हैं, बैलेंस्ड होते हैं। तो आइसोटोनिक में ना तो सॉल्यूट ज्यादा होता है ना तो सॉल्वेंट ज्यादा होते हैं, तो यहाँ पे जो एक तरीके से ना नेट रेशियो इसका प्रॉपर होते हैं, मतलब 100%, इसमें कोई भी चीजें का चेंजेस नहीं होता है। मैं इसमें क्या बता, ना तो सेल स्वेल करेगा ना इसमें श्रिंक करेगा, क्योंकि इसका जो रेशियो है ना ये इक्वल है। ये अगर सेल था, पागल हो गया हमारा, ये अगर सेल है तो ना तो बाहर वाटर ज्यादा है ना अंदर पानी ज्यादा है, बाहर लिक्विड ये सॉलिड ज्यादा है ना अंदर सॉलिड ज्यादा है, हर चीज बैलेंस में है। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में ना तो सेल श्रिंक करेगा ना तो सेल स्वेल करेंगे। तो यहाँ पे तीनों सॉल्यूशन में आइसोटोनिक बैलेंस्ड है। इन दोनों में आपको समझ में आ गया कि क्या हुआ है, तो चलिए इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं और फाइनली इसको रैप अप करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक तो फिर नेक्स्ट डे ही करेंगे। देखिए पहले मैंने बताया ऑस्मोसिस को, अगर टाइप ऑफ ऑस्मोसिस ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बेसिस पे अगर हम ऑस्मोसिस को डिवाइड करेंगे तो वो आपको तीन तरीके के सॉल्यूशन। तो सबसे पहले व्हाट इज सॉल्यूशन, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू में सॉल्यूशन। सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूट इज अ सॉलिड पार्ट, जो कि आपका सॉल्ट या शुगर है वो सॉल्यूट है। सॉल्वेंट इज अ वाटर पार्ट, जब मैंने एक ग्लास में पानी डाल के आपको दिखाया था अभी वो यही प्रेजेंट है, अभी तक शुगर इसके अंदर मिक्स नहीं हुआ। अब आप सोचे उसको पिएगा कौन, मैंने पीने वाली, मुझे बहुत सर्दी। देखो ये पानी है, पानी क्या था, सॉल्वेंट है, इसके अंदर मैंने ऐड किया था चीनी, चीनी क्या था, सॉलिड था। इन दोनों को मिक्स कर दिया तो क्या बन गया, सॉल्यूशन। और इसके अंदर नींबू डालो, अचार डालो, जो भी डालो, अचार डाल के कोई थोड़ी पीता है। हाँ बोलोगे मैंने क्या बोला। देखो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्यूट मोर होता है मतलब ज्यादा होता है, और सॉल्वेंट लेस होते हैं, कम होते हैं। तो जिसके वजह से सेल का जो पानी है वो पानी मूव करेगा आउट ऑफ द सेल, सेल की बाहर जाएगा। और जैसे अंदर से बाहर निकला तो जो भी सेल, मान के चलते ये सेल है अभी खुला हुआ है क्योंकि पानी है, इसके अंदर से धीरे 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 सारा पानी निकल गया। निकलने की वजह से जो ये मेरा सेल था वो कैसा हो गया, चिपक गया है, मतलब श्रिंक हो गया। तो सेल विल श्रिंक, पहले ये लिख के भी ये लिख सकते हो, तो पहले ये लिख के भी ये लिख सकते हो, कोई बड़ा बात नहीं। हाइपोटोनिक, हाइपो का मतलब लेस, कम होता है, तो सॉल्यूट जब कम होगा सॉल्वेंट ज्यादा होंगे। तो सेल विल स्वेल, यहाँ पे स्वेल कर जाएगा कैसे, क्योंकि वाटर मूव्स इनसाइड द सेल। ये तो सेल अभी चिपका मतलब श्रिंक था, अब इसके अंदर धीरे 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 सेल के बाहर का सारा पानी आता चला गया और सेल हो गया स्वेल, फूल गया, मोटा बन गया,
मोटू तगड़ा सा मोटा सा रेजिन जब खाओगे तो आपको उससे बहुत सारे फायदे, जैसे कि मैं आपको 2 फायदे बताती हूँ। आपका बीपी ठीक हो जाएगा, बीपी बैलेंस पे आ जाएगा। दूसरा, आपके ब्लड ठीक हो जाएंगे। अब आप सोचोगे मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, पर मैं थोड़ा बता सकती हूँ क्योंकि मैं बायो पढ़ाती हूँ। देखिए, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं? इसमें सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों ही इक्वल होते हैं। तो अगर इनका नेट रेशियो पूछा जाए तो 0 होते हैं, क्योंकि ना तो आपके पास सॉल्यूट ज्यादा है ना सॉल्वेंट, दोनों चीजें बैलेंस्ड है। आई होप आज मैंने बहुत धीरे धीरे करके आपको सब कुछ समझाया है। आपके माइंड में ये जाएगा अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, नोट्स बनाओगे, रिवाइज करोगे और फिर मुझे कमेंट करके बताओगे कि मुझे ये समझ में आया या फिर आप मुझे समझा दो, तो मैं आपको इससे फिर से समझाऊंगी। आप क्लास को वॉच करना और मुझे बताना, अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद न्यू टॉपिक। इसके नेक्स्ट वाला सेल ऑर्गेनेज होगा। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।